पछताओगे, बड़ा पछताओगे, लेके मेरा नाम हजारों अश्क बहाओगे। हाँ हाँ, बड़ा पछता। तो ये था क्या, देखो मेलोडी ये बजा बनाया एक नेम के साथ आया एक नया गाना हमने परफॉर्म किया है। देखिए एक मेलोडियस सॉन्ग, एक रोमांटिक सॉन्ग जिसके लिए मुझे जाना जाता है। एंड 90s का मेलोडी जिसको बोलता है, ये संजीव चतुर्वेदी ने इसको क्रिएट किया, कंपोज किया। फैंटास्टिक कंपोजिशन, एकदम मेलोडियस कंपोजिशन जो 90s का याद दिलाते हैं। इसके साथ मेरा एक नहीं बहुत सारे गाने हैं मेरा, अभी लाइन से गाने और आने वाले हैं बहुत सारे। लेकिन क्या है कि इस गाने में जो मेलोडी था और मेलोडी की वजह से ये लोगों को इतना पसंद आया और जल्दी तो ये मैं चाहता हूँ कि 90s के फ्लेवर जो है वो ज़्यादातर करके आए और लोगों के अंदर बहुत जाए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, सर ने इतनी सारी तारीफ कर दी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसी भी कंपोजर या राइटर के लिए ना इट्स ड्रीम कि आप सानू दा को एक्चुअली रिकॉर्ड करो एंड ही इज़ ए मेलोडी किंग। तो कोई भी गाने जब बनाते हैं और सानू दा की आवाज़ आती है तो हम लोग के लिए तो ऐसा लगता है कि हमने एक सपना जिया है। तो टू अस इट्स ब्लेसिंग्स जितने सानू दा ने गाना गाया एंड गाना ये एक दिन में 1 मिलियन के करीब क्रॉस हो रहा है अभी गाना। क्या बात है, अपना एक्टर आप इस पर क्या अपना हाथ रखना चाहेंगे? ये मेरे लिए सर के गाने पे परफॉर्म करना, एक्ट करना, ये मेरे लिए मतलब मेरे लिए ऑनर है। और आई डिडंट नो दैट आई कुड स्टार्ट विद दिस एज माय करियर। इट्स माय ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग एंड आई एम अ 90s kid and I'm a huge fan of sir. ग्रेट। जिस तरीके सर आपने अपने बात में मेंशन किया कि 90s की वाइब मुझे इस गाने के अंदर नज़र आती है, आपको क्या लगता है अभी के दौर पर जो गाने बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो एक मेलोडी, वो एक वाइब मिस होती है, आपको नज़र आती है? देखिए आई डोंट नो द पब्लिक का जो चॉइस है ना, ये हमेशा हमने देखा। हमने अभी सक्सेसफुल टूर करके आया, अमेरिका टूर करके आया। हम वहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल का जो गाना था, जो कुमार सानू ऑफिशियल में जो गाना रिलीज होता है इनका म्यूजिक में, उस गाने को मैं स्टेज में गाया, लोगों को बताया गा के कि भाई इस तरह के म्यूजिक हमारे चैनल में, तो लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, फुल हॉल। कैन यू बिलीव दिस? तो मतलब क्या लोग चाहते हैं, हमारी इंडस्ट्री में क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है ये मैं नहीं बोलूँगा, ये उनकी चॉइस है। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि हमारा 14 शो जो हुआ है 90s, उसका नाम था क्या, उसमें बैक टू 90s कुछ ऐसा कुछ था। 14 शो सोल्ड आउट शो था। कैन यू बिलीव दिस? 15 days बिफोर अमेरिका में 14 शोज कंटिन्यू सोल्ड आउट ऑल। अब यूट्यूब में आपको सोल्ड आउट पोस्टर भी मिल जाएगा सारा। तो इसका मतलब क्या है कि 90s के गाने लोग पसंद करते हैं, हम उसको दे नहीं रहा, ये अलग बात है, ये कुछ और ही चीज़ हो रहा है। तो 90s के म्यूज़िक जो क्रिएट कर सकता है, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, संजीव जैसे ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो नदीम समन जैसा या तो अनु मलिक जैसा ऐसे ऐसे गाने क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने वही बोला कि भाई 90s का मिसिंग है अभी के जो गाने बन रहा है उसमें 90s फ्लेवर। तो क्योंकि 90s एरा जो था दैट वाज द गोल्डन एरा फॉर म्यूजिक इंडस्ट्री, गोल्डन एरा, सो प्रॉपर गोल्डन एरा जिसको कहते हैं। तो बस वही कोशिश है, ये लोग समझे ना समझे, हम तो हमारा करते रहेंगे। और यूट्यूब चैनल में, हमारा भी यूट्यूब चैनल में हमने ये गाना का एक दूसरा चैनल के लिए, बट मैं अपना यूट्यूब चैनल में रिलीज होता है। तो फिर इनका जो ये गाना है, ये गाना कौन सा ये इसमें वाइट हिल बीट्स, हाँ? वाइट हिल बीट्स, वाइट हिल पे, तो इस चैनल से ये गाना रिलीज हुआ। बट ये ही इज डूइंग सो मेनी सॉन्ग्स फॉर मी ऑल्सो। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी के अगर दौर की बात करूँ तो ऐसा होता है कि अभी 90s के गाने, कुछ पुराने रेट्रो गाने उठाकर उसे नए तरीके से रीअरेंज करके रिक्रिएट करके हम सभी के बीच में लेकर आ रहे हैं। तो आपको लगता है इन गानों की जो मेलोडी है उस टाइम की 90s की, उसे वैसे ही बरकरार रखना चाहिए या फिर उसको लाकर अपने तरीके से जो नया क्रिएशन चल रहा है उस पर आप कितना बिलीव रखते हैं? नया क्रिएशन करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो नो है हो जाएगा। क्योंकि पुराने गाने को आप छेड़ोगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। अगर आप उसको एज इट इज़ रखोगे उसका रिजल्ट अच्छा होगा। एज इट इज़ बोले तो उसमें मैं तो ये समझता हूँ कि अगर सिंगर, पुराने सिंगर अगर कैपेबल है, गा सकते हैं,
तो उसी से ही गवा लेना चाहिए, वो और इम्पैक्ट होता है। क्या आज से 35 साल पहले जो गाना एक सिंगर ने गाया था, 35 साल बाद वो गाना फिर से वही सिंगर ने गा रहे हैं, चलो देखते हैं कैसा गाया है यार। तो एक होता है ये बात, और हमारा फैन फॉलोइंग तो कोई रोक नहीं सकता, जो हमारा फैन फॉलोइंग है तो होगा ही, वो तो कम से कम देखेगा ही देखेगा। और फील करते कि आपने उसी मेलोडी के साथ काम किया है। Absolutely, I mean, मेरी जगह और कोई भी होता है would feel the same thing, and I cannot be happier than this, honestly. मतलब जब मैंने सुना 90s सॉन्ग है, I jumped to say yes. मैं jump करके I was like literally like yes, I want to do this. So it is my, I am lucky. मैम आप अपनी क्या खुशी रखना चाहेंगे, अपनी एक्साइटमेंट रखना चाहेंगे इस गाने को लेकर? तो लाउड बोलिए। सर के साथ मेरा पहला गाना है और मैं हमेशा से उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ और मुझे एक्चुअली पता नहीं था, वॉज अ सरप्राइज़ फॉर मी। मुझे संजीव जी ने बाद में बताया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला है कि सर साथ में गाने वाले हैं, मतलब मैं उनके साथ गाने वाली हूँ। सो अच्छा लगा। और गाने की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि बहुत सोल था गाने में, बहुत बहुत ज़्यादा सोल है, बहुत प्यारा है और गाने को बहुत ईज़ के साथ गाया। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात मेरे लिए ये थी कि मैंने सर को गाते हुए सुना लाइव जब वो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो फिर मुझे गाने में उससे बहुत हेल्प मिला। जरिए सर आपने कहा कि उन्हीं सिंगर को मौका देना चाहिए, बाहर आए और एक बार तरीके से आए, तो ऐसा गाना होगा? मैं मोर देन 22,000 सॉन्ग्स गा चुका हूँ, कोई एक गाना मेरे लिए भूलना बड़ा मुश्किल होता है कि इस गाने को रीमेक करो। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनको रीमेक होने से और ट्रिमेंडस इम्पैक्ट होगा फिल्म के लिए, फिल्म के हेल्प के लिए, इज नॉट फॉर आर्स, तो फिल्म के हेल्प के लिए वो गाना कारीगर होगा जो अगर उस गाने को इस्तेमाल करे। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं यार, तो क्या है कि कोई एक गाना बोलना बड़ा मुश्किल काम है, सोच के मैं परेशान हो जाऊँगा। शंकर पहले का एक वक्त था जहाँ पे गाने बहुत हिट होते थे पहले, उसके बाद लोग फिल्म देखने जाया करते थे। आज उल्टा हो चुका है, आज लोग फिल्म देखते हैं लेकिन गाना याद नहीं रहता है। सिर्फ क्या लगता है? 90s के ही गाने लोगों के कंटिन्यू करना था, सिर्फ 90s के ही गाने लोगों की जुबान पर रहते हैं, यादगार रह जाते हैं। अगर हम देखें हिप हॉप या इस तरह के जो भी गाने आते हैं 2 दिन लोगों की जुबान पर रहते हैं लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन जो 90s के गाने हैं तो आज भी लोग याद करते हैं। आपने बताया कि आपके कॉन्सर्ट को स्टैंडिंग ओवेशन मिला, तो वो क्या रीज़न है सर कि 90s के गाने लोगों की जुबान पर, दिल में, जहन में बस जाते हैं? देखिए, और हिप हॉप टाइप सिर्फ 2 दिन के। हाँ, अभी क्या है कि ये जो 90s के गाने की आप बात कर रहे हैं ना, तो उसमें सबसे पहले 3-4 रीज़न था। एक तो सबसे पहली बात है कि पहले म्यूज़िक को रिकॉर्ड किया जाता था, सबसे पहले हम जानते नहीं थे कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, हमको मालूम ही नहीं होता था, बट गाना रिकॉर्ड करता था। पहले 6-6, 8-8 गाना रिकॉर्ड हो जाता था, उसके बाद सब डिसाइड होता किसको क्या लेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो गाना जब रिकॉर्ड होता था उसमें ध्यान दिया जाता था पूरा, एक तो लिरिकली, उसके बाद कंपोजिशंस, उसके बाद सिचुएशन, तो हम लोगों ने उसको एक्ट करके गा देते थे। तो ये जो टीम वर्क था, ये पक्का उर्दू का जो शायरी है, जो थॉट प्रोसेस है, जो उसका स्टोरी लैंग्वेज, जो कुछ भी एक टोटल टीम वर्क जो होता था उस समय, वो बहुत ऐसा था पावरफुल कि ये पहले लोग सुनते ही सोचते थे कि हम हॉल में जाएंगे, तो पहले गाना उनको खींच के हॉल तक ला देते। तो गाने का काम हम लोग का था कि हमको हॉल तक पहुंचा देना है, बाकी हॉल में जाके वो देखेंगे कि एक्टर एक्ट्रेस क्या है, उसके ऊपर रिएक्ट और उसके ऊपर क्या उन्होंने एक्सप्रेशन दिया, क्या ये किया, तो उसके बाद पिक्चर हिट होगा। तो ये सब मिला के ना वो चीज़ अभी क्या हो गया, एक म्यूज़िक प्रायोरिटी था पहले, ये म्यूज़िक के जरिए म्यूज़िक पिक्चर का आधे खर्चा म्यूज़िक से उठ जाता था, आधे पिक्चर का खर्चा जो है वो म्यूज़िक से उठ जाता था। एंड म्यूज़िक के बाद वो लोग फिर फिल्म शुरू करके फिल्म खत्म करते थे, और अगर पिक्चर चल गया तो म्यूज़िक और भी हिट हो जाता, और पिक्चर नहीं भी चला तो भी म्यूज़िक बेच के पैसा कमा लेते थे कंपनी से। तो आई थिंक जब म्यूज़िक का जो एक प्रायोरिटी था अभी वो है नहीं, वो प्रायोरिटी अभी क्या है, म्यूज़िक को सेकेंडरी कर दिया। डालना है तो डाल दो, नहीं तो नहीं डालो तो कोई बात नहीं है, ना भी डालो तो कोई बात नहीं, ऐसा सिचुएशन हो गया। ये मंदबुद्धि टाइप का बुद्धि है जिसका, जिन्होंने ये सोच रखते हैं।
गाना एक ऐसा चीज़ है, नॉट फॉर रिलैक्सेशन, म्यूजिक इज ए थेरापी ऑलवेज। और ये फिल्म जब देखने जाते हैं, इतना टेंशन, इतना मारधार, इतना ये, उसमें एक रोमांटिक गाना आता है, एक सॉफ्ट रोमांटिक गाना है, तो थोड़ा रिलैक्सेशन होती है उससे। तो ये सब चीज़ें इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम म्यूज़िक को सेकेंडरी करके अगर पिक्चर को हिट कराना चाहें तो बहुत नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। अभी 100 पिक्चर बनाओगे तो उसमें से 1 या 2 हिट होगा। जैसे हाँ, So do you think that कि म्यूजिक इंडस्ट्री का बिजनेस जैसा हो गया है, जो दिख रहा है अभी, सब नंबर्स का खेल है? पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, मैडम का ऐसा कहना है कि गाना फिल्म सिर्फ पैसे कमाने का माध्यम हो गया, मैडम का ऐसा कहना है। सचमुच में कमा रहा है कि नहीं रहा है, ये भी हमको मालूम नहीं है। ये उनका पब्लिसिटी है, ये पब्लिसिटी के जरिए भी लोगों को खींच के लाते हैं। ये भाई 400 करोड़ कमा लिया, 500 करोड़ कमा लिया, अरे बाबा 500 करोड़ कमाए तो चल देखते हैं क्या है उसमें, जाके देखा बकवास बना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब अभी सब पब्लिसिटी स्टार्ट है। तो पिक्चर को देखो, हम हमारे उस समय 90s का जो पिक्चर्स है, उस समय ना तो इतना सोशल मीडिया था, ना इतना चैनल्स था, ना कुछ था, खाली माउथ पब्लिसिटी। अगर पिक्चर अच्छा बने तो उसका माउथ पब्लिसिटी से वो सुपर डुपर हिट है। सबसे बड़ा पब्लिसिटी है माउथ पब्लिसिटी, कि तुम एक जन को खुश करोगे ना, वो 10 जन को बताएगा। तो ये टेंडेंसी ये लोग क्यों अप्लाई करते हैं, आई डोंट नो। ये सोचते हैं कि भाई हम इसमें ग्रैंडर दिखा देंगे स्विट्जरलैंड में, और इसका आम्स्टरडम में शूट कर लेंगे, और कोई स्टोरी नहीं है, बकवास म्यूजिक है, और सोचता है कि बड़े बड़े स्टार कास्ट, पिक्चर हिट हो जाएगा। और वो कोई सब 1000-100 करोड़ का जो मूवीज है, मुंह के बल गिरता है सीधा। इनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं ये लोग समझे कब, ऊपर वाले इसको सुबुद्धि दे। शरद भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहा गया है कि लोग नए गाने किसी भी सिंगर से गवा लेते हैं, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? इट्स अ डेंजरस फॉर अस, आवर सोसाइटी, आवर इंडस्ट्री। एआई है, देखो टेक्नोलॉजी तो हम तो बढ़ते ही जाएंगे, टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकता, वो हम डे बाई डे हम इम्प्रूव करते हैं। तो उसका साइड इफेक्ट जो है, उसका बैड इफेक्ट जो है, हमारे देश में उसको सबसे पहले ज़्यादा करके लोग ग्रैब कर लेते हैं। ये बैड इफेक्ट क्या है, मतलब किस तरीके से मैं पैसा कमा लूँ थोड़ा सा। एआई का गुड इफेक्ट बहुत सारा है, बट बैड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे अगर बैड इफेक्ट को यूज़ करें, समझ तो कोई भी सिंगर के गवा के उसका सेम वॉइस फ्रिक्वेंसी से कुमार सानू बना दिया एआई, एंड दैट इज़ बट फॉर अस, दैट इज़ बट फॉर ऑल। सबसे बड़ी बात है, तो आप कुमार सानू का गाना सुन रहे हैं, लेकिन आप ओरिजिनल कुमार सानू का गाना नहीं मिल रहा है आपको, आपके साथ चीट हो रहा है, ऑडियंस के साथ, सुनने वाले के साथ ये चीट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज। तो ये है एआई। हम तो कहते हैं कि एआई के लिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन हो जाना चाहिए, तो एआई के लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो इन क्रिएटिव फील्ड, हाँ, आपका टोनल क्वालिटी इमिटेट कर देगा, लेकिन व्हाट अबाउट योर एक्सप्रेशन? एआई एक्सप्रेशन दे नहीं सकते, दैट इज क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी में ये सब चीज़ें होता है, एक्सप्रेशन, फीलिंग्स हो, थ्रोइंग हो, ये सब चीज़ें हमको खुद को करना पड़ेगा, इतना भी एआई लगा। हम जब कोई सॉफ्ट गाना गाएंगे, सैड गाना गाएंगे, वो एआई कुछ नहीं कर सकते, वो गाना सीधा गाना कर देंगे। जैसा हम गाएंगे जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल, ये होगा एआई। क्रिएटिविटी ओरिजिनल फिल्म में होगा जब कोई बात बिगड़ जाए, ये होगा क्रिएटिविटी आर्ट फील्ड का। तो एआई और क्रिएटिविटी में ये फ़र्क है, जो एआई दे नहीं सकता वो क्रिएटिविटी को रखना ही पड़ेगा। गानों की आपा नहीं होती ना दादा, जैसे पहले मैनुअली म्यूजिक बनाते थे और आज के टाइम में सब डिजिटल बना रहे हैं, उससे क्या कुछ सिंगिंग पे असर पड़ा है क्या? देखिए, पहले जो होता था मैनुअली तबला लगा, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। जी। ये बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन है, ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। देखिए, शुरू में हम लोग जब गाने जाते थे लाइव रिकॉर्डिंग करके, तो उसमें डेडिकेशन नामक एक चीज़ है जो टेंशन से ज़्यादा बिल्टअप होता है। मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, आप याद कर लेना, उसको मिला लेना। टेंशन आपको जब होगा ना, तो आपका सारा इंद्रिय जो है वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा, नो दैट। एंड उसमें क्या होता है कि आपका डेडिकेशन, क्योंकि आप जो काम करने गया उसमें आपका ज़्यादा करके आपका दिमाग चल रहा है,
ज़्यादातर करके आप कॉन्शियस हो जाते हो कि भाई इसको, तो हमारे क्या होता था कि 100 म्यूजिशियन समझ लो महबूब में 100 म्यूजिशियन बैठ के बजा रहे हैं। अब सिंगर रूम में समझ लो मैं खड़ा हूँ, अब मेरे साथ कोई लेडी सिंगर खड़ा है, आशा जी हो, लता जी हो, कविता जी हो, अलका जी हो। अभी वो 100 म्यूजिशियन बजा रहे हैं, उसके साथ मैं लाइव गा रहा हूँ। अभी कोई एक जन अगर गलती करे उसके लिए दोबारा टेक करना पड़ेगा। तो सोचो अगर म्यूजिशियन गलती करते हैं तो मैं उसकी तरफ देखूंगा, और अगर मैं गलत गाऊं तो म्यूजिशियन वहां से हंसेगा सर, 4-5 लोग, अरे यार इसलिए दोबारा टेक करना। तो इसलिए क्या होता है कि मैं भी कॉन्शियस मेरा काम के लिए, टेंशन डेडिकेशन, एंड जो बजा रहे हैं उन लोगों का भी टेंशन डेडिकेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो ये इसमें क्या होता है कि काम अच्छा निकल के आता है, जो क्रिएटिविटी है वो फैंटास्टिक निकल के आता है। सब अपना बोलता है कि हमारा 100% हमको देना ही है कैसे, नहीं तो फिर हम पीछे रह जाए, कोई हमारे ऊपर ना हंसे। ये जो होता था ना, तो उस समय ये काम। अब क्या हुआ, अभी हमको पता है कि हम रिकॉर्डिंग में जाएंगे, म्यूजिशियन कब बजा के गया फिर मालूम नहीं है, ट्रैक आधा बन चुका है, थोड़ा थोड़ा गिटार बजा हुआ है, थोड़ा सा रिदम बजा हुआ है। और हमें सिंगर को मालूम है, देखो डेडिकेशन कहाँ कम हो जाता है, सिंगर को मालूम है कि मैं अगर गलत गाऊँ तो एक एक वर्ड भी पंच हो सकता है, तो हमारा कोई टेंशन नहीं है, हमारा कोई टेंशन नहीं है। तो जहाँ टेंशन नहीं है वहाँ डेडिकेशन कैसे होगा? दिस इज द लॉजिक। अगर हमारा टेंशन अगर हो बिल्टअप होता है, मैं अभी कर रहा हूँ, मैं गाना गाने से पहले आदमी हमारा हाथ ठंडा हो जाता है, स्टेज पे जाने से पहले भी हाथ ठंडा होता है, रिकॉर्डिंग से पहले भी हाथ ठंडा हो जाता है। ये होता है डेडिकेशन, एंड ये होता है एक कॉन्शियसनेस और टेंशन। तो उसमें से क्रिएटिविटी निकलती है। तो जो सिंगर गाना गाने जा रहा है वो सोच रहा है कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब को ले लीजिए इस ट्रैक से, कोई को उधर से ले लीजिए, बिगड़ जाए इधर से ले लीजिए। ये क्रिएटिविटी नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आंसर बहुत